दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 10 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, विशेष समाचार आप सबको बताने के लिए और अपना विश्लेषण एवं संगठन के कार्यक्रमों के विषय में मिशन भुगतान 2023 के संदर्भ में आपसे वार्ता करने के लिए स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो साथी से सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको घर बैठे अपडेट और मार्गदर्शन मिलता रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इससे लाभान्वित होकर अपनी मेहनत की डूब चुकी रकम को वापस प्राप्त कर सकें। लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए, निवेशकों के लिए अनवरत अविचल अविराम संघर्ष कर रहे हैं। उस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए जिस कानून ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को उसके भुगतान की गारंटी देते हुए कहा है कि उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी देंगे, जिनको जमाकर्ता हित संरक्षण अधिकारी का नाम भी दिया गया है। बर्ड्स एक्ट अथॉरिटीज भी उन्हीं को कहा जाता है। और इस कानून का क्रियान्वयन कराकर आप सबका भुगतान करवाने की लड़ाई हमारी जारी है दोस्तों। इसमें कहीं कोई कमजोरी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं आई है, जैसा कि कुछ धूर्त मूर्ख लालची लोभी मक्कार लोग आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हम उस सीढ़ी पर, उस पायदान पर पहुंच चुके हैं जो अंतिम है। पहली लड़ाई कोई कानून बनवाने की थी देश में ऐसा जो भुगतान की गारंटी का अधिकार दे उन तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जो सरकारी लाइसेंस शुदा कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फर्म या एसएसजी की ठगी का शिकार बनकर अपनी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को गंवा बैठते हैं। वो कानून बना द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, बर्ड्स एक्ट। दूसरी लड़ाई थी उसके नियम अधिसूचित हों कि ये कानून किन नियमों के तहत काम करेगा, वो नियम बने। तीसरी लड़ाई थी इस कानून के अंतर्गत देश में हर जिला के अंदर अथॉरिटीज का गठन करवाना, यानी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों का नियुक्ति करवाना, वो हुई। चौथी लड़ाई थी, चूंकि ये टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में आपके भुगतान की गारंटी देता है, तो इसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट देश भर में बने, वो बनी दोस्तों। फिर पांचवी लड़ाई थी कि जो सक्षम सहायक सक्षम अधिकारी हैं, इस एक्ट के अंतर्गत नामित अदालतें हैं, उन पर पद पट्टिकाएं प्रदर्शित हों ताकि सामान्य जन को ये पता चल सके कि उसे यहाँ शिकायत करनी है। उसके जमा राशि की वापसी के लिए इन अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है, वो भी हुआ। छठवां था कि ये अधिकारी भुगतान पटलों की स्थापना करके आपसे आवेदन आमंत्रित करें भुगतान के लिए और आपके आवेदनों पर प्रोसीडिंग आरंभ करें। और सातवीं लड़ाई थी दोस्तों, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान हो। तो जो पहले की 6-7 सीढ़ियां थीं वो हमने भली भांति संपूर्ण कर ली हैं। जहां भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, अधिकारियों की लापरवाही के कारण या अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण, उसके लिए संघर्ष जारी है, वहाँ भी ये सब कुछ होगा। लेकिन देश के 300 से ज़्यादा जिलों में भुगतान पटलों की स्थापना हो चुकी है, वहाँ भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं भुगतान के आवेदन लेने हेतु अखबारों के माध्यम से निवेशकों से अपील भी की जा रही है, उनको सूचित भी किया जा रहा है। और कोई अगर जगह खाली है
तो वहाँ जा कर के हम स्वयं, हमारे संगठन के साथी, मैं स्वयं जाकर इस कानून के विषय में जन सामान्य को जानकारी देते हैं, उनके आवेदन करवाते हैं। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का दोस्तों उद्देश्य यही था कि इस कानून से देश को परिचित करवाना, इस कानून के अंतर्गत जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनको करवाना, ये हो चुका है। अब हमने कहा था कि वर्ष 2023 में सबका भुगतान करा देंगे। दोस्तों उसी के लिए अब मिशन भुगतान 2023 चल रहा है और वर्ष 2023 को संपूर्ण होने में अब 1 महीना 20 दिन का समय शेष रह गया है और ये हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। तमाम ठगों को ये पता है कि यदि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के कारवां को नहीं रोका गया, इसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं की गई, तो वर्ष 2023 हमारे जीवन का खुली हवा में सांस लेने का अंतिम वर्ष होगा। हम वर्ष 2024 में सब जेलों के सींखचों के पीछे होंगे और जो धन हमने गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यवसायी का, प्रोफेशनल्स का लूटा था धोखाधड़ी से, छल से, वो सब सरकार के मार्फत इन निवेशकों को वापस हो जाएगा और ये पैसा पाकर ताकतवर हो जाएंगे। और जब ताकतवर जनता हो जाती है तो वो क्या करती है जानते हैं? वो अन्याय का प्रतिकार करती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही किसी अन्याय से, जुल्म से, शोषण से लड़ सकता है। जो आत्मनिर्भर नहीं है, कंगला है, वो क्या लड़ेगा? वो नहीं लड़ सकता। तो जो लोग, जो धूर्त आपको ये कहते हैं कि साहब मदन लाल आजाद, वो कंगला तो नहीं कहते लेकिन फकीर कहते हैं, तो फकीर तो आत्मनिर्भर होता है, राष्ट्र के बूते, समाज के बूते और स्वयं के बूते भी। मैं भी एक आत्मनिर्भर व्यक्ति हूँ और आज से नहीं हूँ। मैं तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े माफियाओं से लड़ा हूँ। मैंने हिंदुस्तान को माफिया मुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। ये मेरा इतिहास है, सर्च कर लेना। मैं कभी प्रचार का, प्रसार का, लोकप्रियता का भूखा नहीं रहा। मुझे ये सब ऐषणाएं मेरे अंदर नहीं हैं। मुझे अपना कर्म करना है, यही मेरा धर्म है। तो मैं आत्मनिर्भर हूँ, कोई कंगला नहीं हूँ। किसी के कहने से मैं कंगला भी नहीं हो जाऊँगा, किसी के चंदे पर नहीं पलता हूँ, न किसी से कभी कोई दान भी स्वीकार नहीं करता मैं जल्दी से। और जब तक अगर आपने मुझे 1 रुपया भी दिया है तो मैं उसके बदले 1 लाख रुपए का काम करने का प्रयास करता हूँ उस व्यक्ति का जिसने कभी 1 रुपया दिया है। अगर कोई मुझे जल पिलाता है तो मैं उसको अमृत पिलाने का प्रयास करता हूँ। कोई मुझे नमन करता है तो मैं भी उसको 100 बार नमन करता हूँ। और जो मेरा विरोध करते हैं, ऐसे विरोधियों को, चूँकि मैं जानता हूँ मेरा विरोध करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या तो ठग होगा, या ठगों का दलाल होगा, या दल्ली होगी कोई, या कोई धूर्त होगा, या फिर कोई मूर्ख होगा, या फिर कोई ऐसा होगा जिसको ऐसा लगता होगा कि यदि मदन लाल आज़ाद के प्रवचन दुनिया ने सुने, इनका विस्तारीकरण हुआ, तो हमारा तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ऐसे धूर्त और मूर्ख व्यक्तियों का भी दोस्तों सर्वनाश सुनिश्चित करना है, और वो आपकी शक्ति से करना है। चूंकि संसार में लोक शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है दोस्तों, जिसको जनमत भी मैं कहता हूँ कभी कभी। यही वो शक्ति है जिसने रोमन साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाई थी। यही वो ताकत है जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कभी न डूबने वाले सूरज की आंखें निकाल ली थी। और यही वो ताकत है दोस्तों जिससे ठग, धूर्त, मूर्ख, बेईमान हमेशा भयभीत रहते हैं। उन्हें डर सताए रहता है कि अगर ये शक्ति प्रबल हुई तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा, हमारी शोषण की जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों हमें आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने हैं, कहीं भी भयभीत नहीं होना है, किसी छल से, कपट से, बल से बिल्कुल भी डरना नहीं है दोस्तों। पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ इन दुरात्माओं का, दुष्टात्माओं का और ठगों का मुकाबला करना है। चूंकि जीत हमेशा सत्य की होती है, देर हो सकती है लेकिन सत्य ही जीतेगा दोस्तों। और सत्य अगर कभी पराजित भी होता है ना,
तो वो उन सत्याग्रहियों की भूल की वजह से होता है जो कभी किसी लालच में फंस जाते हैं। याद करो महाभारत का दौर, हस्तिनापुर की सुरक्षा में इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त गंगापुत्र भीष्म तैनात थे, उसके सेनापति थे। सोने का अमृत का कवच कुंडलधारी सूर्यपुत्र कर्ण तैनात था। देवताओं को भी पराजित करने वाले द्रोणाचार्य तैनात थे। कुलगुरु आचार्य कृपाचार्य थे और बहुत सारे लोग थे। दुर्योधन स्वयं में बहुत बलवान था। अंधा राजा भी बहुत ताकतवर था और उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम हस्तिनापुर को आंच नहीं आने देंगे, कभी भी हस्तिनापुर का विभाजन नहीं होने देंगे कभी। लेकिन दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने इन सब के रहते हुए बिना कोई अस्त्र और शस्त्र उठाए इन सब को विवश कर दिया था। जब द्रौपदी स्वयंवर के बाद पांडव हस्तिनापुर वापस आए तो श्री कृष्ण ने अपने तर्क, अपनी दलील और अपनी वाक्पटुता से उस हस्तिनापुर के 2 टुकड़े करवा दिए थे, विभाजन करवा दिया था और इंद्रप्रस्थ का राज उन 5 पांडवों को दिलवा दिया था जो वन में ही पैदा हुए थे और जवानी भी वनों में ही दर दर के धक्के खाते हुए गुजार रहे थे। लेकिन वो भी कोई भिखारी नहीं थे, कंगले नहीं थे, वो भी आत्मनिर्भर थे। उनके अंदर भी हमारी तरह ही अकूत बल था, अकूत क्षमताएं थीं। लेकिन इंद्रप्रस्थ पाने के बाद उनके मन में लालच आ गया और जुए में इंद्रप्रस्थ को गंवा बैठे थे। दोस्तों क्यों हुआ ऐसा जानते हैं? ऐसा इसलिए हुआ चूंकि इंद्रप्रस्थ उन्हें बिना किसी प्रयास के मिल गया था। उन्हें इंद्रप्रस्थ का महत्व ज्ञात नहीं था, इसलिए वो लालच में फंस गए, जुआ खेल बैठे और जुए में इंद्रप्रस्थ को हार गए थे और जल्दबाजी करने लगे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। हर चीज़ का एक समय निर्धारित है और जब वो समय आएगा आप उसके लिए लड़ेंगे मनोयोग से, स्थिति प्रज्ञ होकर, तो वो आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। 12 वर्ष का वनवास, 13वें वर्ष का अज्ञातवास काट के जब वो वापस आए, महाभारत हुआ। उन्होंने, वही पांडव थे, उन्होंने सर्वनाश कर दिया सबका। भीष्म को मारा, कर्ण को मारा, द्रोणाचार्य को मारा, अंधे राजा के 100 पुत्रों का वध किया और जो भी उनके समर्थन में लड़े, चाहे कोई भी रहे हों, सबका अंत सुनिश्चित करके न केवल इंद्रप्रस्थ वापस लिया बल्कि हस्तिनापुर भी उन्हीं के अधीन हो गया। यही दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ठगी पीड़ितों के मामले में होना है। आपका जमा धन भी आपको वापस मिलेगा और इन तमाम ठगों का, बेईमानों का, धूर्तों का, मूर्खों का अंत भी होगा, ये तय है, इसमें कोई संदेह मत करना। लेकिन इस लड़ाई को अनवरत रखना है, जैसा कि हमारे साथी कौशाम्बी के जिलाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद जी रखे हुए हैं। उन्होंने आज चायल तहसील में ज़बरदस्त सभा का आयोजन किया, तमाम साथियों को एकजुट किया, बाट्स एक्ट के विषय में, मिशन भुगतान 2023 के विषय में जानकारी दी और वहाँ से हजारों लोग प्रफुल्लित होकर उत्साह के साथ इस लड़ाई को लड़ने की प्रतिज्ञा लेकर अपने अपने घरों को निकले हैं और वो घर घर, गांव गांव जाकर लोगों को जगाएंगे, तैयार करेंगे मिशन भुगतान के लिए, इस लड़ाई के लिए, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। दोस्तों कौशाम्बी भगवान बुद्ध की भूमि है और वहाँ संतों ने भी क्रांति की है, इसलिए निश्चित रूप से हिंदुस्तान में ये क्रांति होगी, आप सबका भुगतान होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए साकोली विधानसभा है एक महाराष्ट्र में, वहाँ आज एक जबरदस्त ज्ञापन सत्याग्रह कार्यक्रम हमारे साथियों ने किया है और एक बड़ी तैयारी महाराष्ट्र में नागपुर विधानसभा के घेराव की चल रही है कि 30 किलोमीटर लंबा मोर्चा कम से कम महाराष्ट्र के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप के बैनर तले निकालें, जिसकी तैयारी हमारे दूध भले साहब, शरणागत जी, विलास जी,
सीमा जी, यास्नेकर जी, वर्षा जी, तिलांग साहब, दिलीप बर्वे साहब और तमाम साथी मिलकर के कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने आपसी मतभेदों को समाप्त कर लिया है। इसलिए वो इतना साहस जुटा सके हैं कि वो 30 किलोमीटर लंबा मोर्चा निकालेंगे और हिला देंगे पूरे हिंदुस्तान को, न केवल महाराष्ट्र को दोस्तों, बल्कि हिंदुस्तान को भी हिलाने का काम हमारे महाराष्ट्र के साथी करेंगे। कर्नाटक में आप देख रहे होंगे कि कर्नाटक में हमारे अप्पा साहेब ने कितना जबरदस्त तूफान उठा रखा है ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए। आप उड़ीसा को देख रहे होंगे, आप राजस्थान को देख रहे होंगे। अभी मैंने 2 संतों की वाणी लगाई थी अपने यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ पर, उसको सुनिएगा। वो दोनों बड़े संत हैं, राष्ट्रीय स्तर के संत हैं, सोनपाल मरमिट साहब भी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मूलचंद साहिब भी। लाखों लोग उनको नमन करते हैं। उन्होंने क्या कविता के द्वारा आपको एक संदेश दिया है, उसको सुन लेना आप तमाम साथी। और इसी क्रम में हमारे फतेहपुर जनपद में फतेह भूमि, जिसको हम मूल कहते हैं तप जप संगठन का, कि वहाँ से एक बड़ी ताकत हमें मिली थी, वो भी एक ऐसे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आयोजन करने वाले हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि पूरे राष्ट्र को एक संदेश देगा कि आपका भुगतान अब निश्चित रूप से होगा। किसी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हम बेईमान सिस्टम को और ठगों को आपके कदमों में ला करके डाल देंगे, किसी के रोके से रोकेंगे नहीं दोस्तों। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी तनाव नहीं लेंगे दोस्तों, घबराएंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे, हंसते हंसते मुस्कराते मुस्कराते न केवल ठगों का अंत करेंगे बल्कि बेईमान सिस्टम को भी जमींदोज करेंगे। और साथ साथ उन धूर्तों को, मूर्खों को, दल्लों को, दल्लियों को, जो हमारे मार्ग का बाधा बनने का प्रयास कर रहे हैं, पहले उनका अंत करेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, मैं तो महाभारत से ही उदाहरण देता हूँ हमेशा, कि अगर अर्जुन ने भीष्म का, कर्ण का, द्रोणाचार्य का वध किया या न करवाया होता तो दुर्योधन तक पहुंच पाना ही असंभव था उसके लिए। तो दोस्तों, पहले आपको उन धूर्तों को और मूर्खों को ही मारना पड़ेगा, जो आपके साथ रहकर, आपसे सीखकर, आपके टुकड़ों पर पलकर आपकी खिलाफत कर रहे हैं, मिशन भुगतान में बाधा बन रहे हैं, निवेशकों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे डरे डराए एजेंट साथियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। छल से भी और बल से भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनसे, इनकी कोई सामर्थ्य नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। भिनुगा भिनगी की तरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये लालच में फंस गए हैं। आप इन पर कोई ध्यान ना दें। ऐसे लालची, भयभीत, डरे हुए लोग जो निवेशक की एक शिकायत पर घर द्वार छोड़कर भग निकले थे, मौत को गले लगाने की प्लानिंग कर ली थी, वो अगर आज आपसे कुछ सीख कर, कुछ पाकर नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये उनकी मूर्खता है, बहुत बड़ी भूल है। निश्चित रूप से वो अपने बचे खुचे वकार को नष्ट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हमने जो दिया है हिंदुस्तान को, कई लोग कहते हैं कि साहब क्या उपलब्धि है, क्या दिया है। हमने जो हिंदुस्तान को दिया है वो हिंदुस्तान जानता है। हमने उस स्टेज पर लाकर आज हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया है, मरे हुए हिंदुस्तान को, जो बिल्कुल डूब चुका था, जिसको स्वप्न में भी ये उम्मीद नहीं थी कि कभी उसका डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा। आज वो हिंदुस्तान हुंकार भर रहा है कि हम बिना भुगतान लिए मतदान नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा, लेकिन मतदान का बहिष्कार करना, जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं दोस्तों, कल मैं फिर आपके साथ चर्चा करूँगा इसी विषय पर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। मेरे संदेश को शेयर जरूर कर देना तमाम दुष्टात्माओं, धूर्तात्माओं तक, ताकि उन्हें पता चल सके कि मदन लाल आज़ाद ने उनके अंत की शपथ ली है, उनके आकाओं के अंत की शपथ ली है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की शपथ ली है। जय हिंद, जय भारत।